हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमन। यह किताब इस बात को समझाती है कि हमारी जिंदगी में सफल या असफल होने का असली खेल हमारी भावनाओं को समझने, संभालने और सही दिशा देने से कैसे जुड़ा है। एक बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते आए हैं कि तेज दिमाग, ऊंचे नंबर, बड़ी डिग्री यही सब कुछ है। स्कूल से लेकर नौकरी तक हमें यही सिखाया गया कि आईक्यू बड़ा है तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। लेकिन लेखक शुरू में ही हल्का सा झटका देते हैं। वो कहते हैं, देखिए, आईक्यू जरूरी है पर काफी नहीं। कई बार बहुत होशियार लोग जिंदगी में अटक जाते हैं और औसत दिमाग वाले लोग आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में एक और ताकत काम करती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यार, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको सब आता था, लेकिन गुस्से में या डर में आपने उल्टा फैसला ले लिया, या किसी मीटिंग में सही बात जानते हुए भी बोल नहीं पाए क्योंकि भीतर कुछ कांप रहा था। बस वहीं से ये किताब शुरू होती है, हमारे भीतर चल रही उस अदृश्य लड़ाई से, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक पहले अध्याय में दिमाग की बनावट की बात करते हैं, पर डरिए मत, ये कोई भारी भरकम न्यूरोसाइंस नहीं है। वो बहुत सरल भाषा में बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम साथ साथ चलते हैं। एक है सोचने वाला दिमाग, जो तर्क करता है, प्लान बनाता है। दूसरा है भावनात्मक दिमाग, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, डर, गुस्सा, खुशी, शर्म। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? नया ये है कि कई बार भावनात्मक दिमाग सोचने वाले दिमाग को हाईजैक कर लेता है। लेखक इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। वो लिखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप्स। अब इसका मतलब सीधा सा है, अपने और दूसरों के जज्बात पहचानने की क्षमता, खुद को आगे बढ़ाने की ताकत और रिश्तों में भावनाओं को सही से संभालना। अब एक सीन सोचिए, एक आम आदमी है, मान लीजिए नाम है रोहित। काम का दबाव है, बॉस की डेडलाइन है, घर में भी बातें चल रही हैं। एक दिन मीटिंग में बॉस ने सबके सामने कुछ कह दिया। बात छोटी थी, पर रोहित के भीतर कुछ उबल गया। दिल तेज धड़कने लगा, चेहरा गरम। बिना सोचे उसने जवाब दे दिया, तीखा, चुभता हुआ। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब रोहित रात को सोचता है, यार, ऐसा क्यों बोल दिया? यहीं पर लेखक कहते हैं, ये भावनात्मक हाईजैकिंग थी। उस पल भावनात्मक दिमाग ने कंट्रोल ले लिया और सोचने वाला दिमाग पीछे छूट गया। पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हमें जिंदगी में बेहतर फैसले लेने हैं, तो हमें इस हाईजैकिंग को पहचानना और धीरे धीरे रोकना सीखना होगा। अब सवाल आता है, कैसे? लेखक कोई जादू नहीं बताते। वो कहते हैं, पहला कदम है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने भीतर चल रही भावना को उसी वक्त पहचान लेना। गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, जलन हो रही है, नाम देना सीखिए। एक बार नाम दे दिया तो पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। लेखक एक जगह लिखते हैं कि भावना को शब्दों में ढालना दिमाग को शांत करने का पहला कदम है। इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? जब भी कोई तीव्र भावना आए, तुरंत रुकिए, एक गहरी सांस, अपने आप से कहिए, अभी मेरे भीतर गुस्सा है, बस इतना। ये छोटा सा विराम सोचने वाले दिमाग को वापस बुलाने का मौका देता है। पहले अध्याय में लेखक बच्चों के उदाहरण भी देते हैं। मार्शमैलो टेस्ट का जिक्र आता है, जहां बच्चों को थोड़ी देर इंतजार करने पर बड़ा इनाम मिलता है। जो बच्चे अपनी इच्छा को थोड़ी देर रोक पाते हैं, आगे चलकर जिंदगी में बेहतर संतुलन दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छा बुरी है, बल्कि ये कि उसे संभालना आना चाहिए। यार, हम बड़े होकर भी वही बच्चे हैं। फोन उठाने का मन, तुरंत जवाब देने का गुस्सा, फटाफट रिजल्ट की चाह। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये सिखाती है कि हर इंपल्स पर कूदना जरूरी नहीं। लेखक यहां एक आम गलती की ओर भी इशारा करते हैं। हम सोचते हैं कि भावना को दबा देना ही समाधान है, लेकिन नहीं। दबाई हुई भावना अंदर जमा होती है और किसी और रूप में फूटती है। सही रास्ता है भावना को महसूस करना, समझना और फिर दिशा देना।
जैसे रोहित अगर उस मीटिंग के बाद अपने गुस्से को समझे सिर्फ बॉस की बात नहीं थी, बल्कि कई हफ्तों का थकान और अनसुना महसूस करने का नतीजा था, तो अगली बार वो पहले खुद को संभाल सकता है। लेखक का तर्क साफ है। जिंदगी की कई लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। और जो इंसान अंदर की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ लेता है, वो बाहर की दुनिया में भी बेहतर प्रतिक्रिया देता है। पहला अध्याय हमें यही माइंडसेट शिफ्ट देता है कि सफलता सिर्फ तेज दिमाग से नहीं, बल्कि संतुलित दिल से आती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन रोजमर्रा में कैसे लागू करें? लेखक छोटे छोटे अभ्यास सुझाते हैं। दिन के अंत में 2 मिनट रुककर खुद से पूछिए, आज सबसे तेज भावना क्या थी? कब आई? मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी? कोई जजमेंट नहीं, बस नोटिस करना। धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगता है। और हां, एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। लेखक कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा शांत ही रहें। गुस्सा भी जरूरी है, डर भी। फर्क बस इतना है कि आप इनके गुलाम न बने। भावना आपकी सहायक बने, मालिक नहीं। एक जगह वो लिखते हैं, इफ योर इमोशनल एबिलिटीज एरेंट इन हैंड, इफ यू डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, if you are not able to manage your distressing emotions, if you can't have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are not going to get very far. इसका भाव यही है कि बिना भावनात्मक समझ के सारी होशियारी अधूरी है। यहीं तक हमें एक आईना दिखा देता है। हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। कहां हम बह गए, कहां हमने खुद को संभाला। रोहित जैसे किरदार के लिए यह शुरुआत है। वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, पर अब उसे ये एहसास हो गया है कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। और जब ये एहसास आता है, तो एक अजीब सी उम्मीद भी जन्म लेती है। शायद मैं बदल सकता हूं, शायद अगली बार मैं थोड़ा रुक पाऊंगा। यही वो मोड़ है जहां यह यात्रा सच में शुरू होती है, और यहीं से आगे की राह और भी गहरी, थोड़ी असहज, लेकिन कहीं ज्यादा सच्ची होने वाली है। कल रात रोहित ने वही किया जो उसने पहले कभी ठीक से नहीं किया था। मोबाइल साइड में रखा, लाइट धीमी की और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर दिन को दोबारा चलाया। कोई फैसला नहीं, कोई खुद को कोसना नहीं, बस देखना। सुबह बॉस की बात, दोपहर की झुंझलाहट, शाम को घर लौटते समय ट्रैफिक में चिल्लाने का मन। और अचानक उसे एहसास हुआ भावनाएं तो पूरे दिन आती जाती रहीं, लेकिन ज्यादातर समय उसने उन्हें पहचाना ही नहीं, बस बहता चला गया। यहीं से अगला गहरा सच खुलता है, और लेखक इसी जगह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की दूसरी परत खोलते हैं। लेखक कहते हैं, भावनाएं कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं है, वे एक प्रक्रिया है। पहले एक संकेत आता है, शरीर में हल्का बदलाव, सांस का तेज होना, पेट में खिंचाव, कंधों में जकड़न। फिर दिमाग उस संकेत को अर्थ देता है, ये खतरा है, ये अपमान है, ये खुशी है, और फिर प्रतिक्रिया निकलती है। हम ज्यादातर सीधे तीसरे स्टेप पर जीते हैं, प्रतिक्रिया। लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें पीछे ले जाती है संकेत और अर्थ तक। यार, अगर आप संकेत को पहचान लें, तो प्रतिक्रिया अपने आप थोड़ी नरम हो जाती है। लेखक यहां दिमाग के उस हिस्से की बात करते हैं जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये दिमाग का चौकीदार है। जैसे ही इसे कुछ भी खतरे जैसा लगता है, ये अलार्म बजा देता है। दिक्कत यह है कि ये चौकीदार बहुत तेज है, पर बहुत समझदार नहीं। इसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने असली शेर है या सिर्फ बॉस की कड़क आवाज। अलार्म तो बजेगा, और जब अलार्म बजता है, सोचने वाला दिमाग पीछे छूट जाता है। इसी को लेखक भावनात्मक अपहरण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर बार भावना आए तो हम बेबस हैं? नहीं, लेखक यहीं एक उम्मीद की बात रखते हैं। वो बताते हैं कि दिमाग में एक रास्ता है, लंबा रास्ता जो भावना को सोच तक लाता है। ये रास्ता अभ्यास से मजबूत होता है। जितना ज्यादा आप भावना को पहचान कर नाम देते हैं, उतना ज्यादा ये लंबा रास्ता इस्तेमाल होने लगता है। धीरे धीरे अलार्म और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा स्पेस बनता है, और उसी स्पेस में आजादी छुपी है। रोहित को यह बात तब समझ आई जब अगली सुबह फिर वही ट्रैफिक मिला। हॉर्न, शोर, देर। पहले जैसा गुस्सा आया, लेकिन इस बार उसने नोटिस किया कंधे सख्त हो रहे हैं,
जबड़ा भींच रहा है। उसने खुद से कहा, अभी मैं चिड़चिड़ा हूं, बस इतना। गुस्सा गया नहीं, लेकिन वो फूटा भी नहीं। ये छोटी जीत थी। लेखक कहते हैं, ऐसी छोटी जीतें ही असली ट्रेनिंग हैं। कोई बड़ा ज्ञान नहीं, बस रोजमर्रा की पकड़। इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात करते हैं। हम अक्सर अपनी भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं गुस्से वाला इंसान हूं, मैं बहुत डरपोक हूं। लेकिन भावना आप नहीं है। भावना आपके भीतर से गुजरने वाली एक लहर है। जब आप इसे पहचान कर अलग देखते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। एक जगह लेखक का वाक्य आता है, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि भावना झूठी है, बल्कि ये कि भावना जो कह रही है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। गुस्सा कहता है, हमला करो। डर कहता है, भागो। लेकिन सच्चाई बीच में कहीं होती है। लेखक यहां एक आम सामाजिक गलती भी बताते हैं। हम बच्चों से कहते हैं, रोना बंद करो, गुस्सा मत करो। यानी हम उन्हें सिखाते हैं कि भावना गलत है। नतीजा ये होता है कि बड़े होकर हम या तो भावना दबाते हैं या उससे बह जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रास्ता तीसरा है, स्वीकार करो और दिशा दो। रोहित को याद आया कि बचपन में जब वो डरता था तो उसे कमजोर कहा जाता था। शायद इसीलिए आज भी डर आते ही वो उसे गुस्से से ढक देता है। ये समझ आना अपने आप में भारी था, लेकिन सुकून देने वाला भी। लेखक इस जगह एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। दिन में किसी एक पल को चुनिए जब भावना तेज हो। उस पल 3 सवाल पूछिए। मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मैं इस भावना को क्या नाम दूं? ये मुझे क्या करने को कह रही है? और फिर चौथा, सबसे जरूरी सवाल, क्या ये करने का सही समय और तरीका है? अक्सर चौथे सवाल पर भावना की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां निकलकर आती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता अकेले में नहीं, रिश्तों में परखी जाती है। अगर आप सिर्फ खुद को समझते हैं पर सामने वाले को नहीं, तो अधूरा है। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरों की भावना समझें, लेखक जोर देते हैं कि अपनी भावना की भाषा सीखना जरूरी है। बिना अपनी भाषा जाने आप दूसरे का अनुवाद नहीं कर सकते। रोहित के लिए यह दौर थोड़ा थकाने वाला था। हर पल खुद को देखना आसान नहीं। कई बार उसे लगा, यार, पहले तो कम से कम अनजान खुशी थी, अब तो हर गुस्सा, हर डर साफ दिखता है। लेकिन लेखक पहले ही चेतावनी देते हैं, शुरुआत में जागरूकता दर्दनाक लग सकती है, क्योंकि अब आप भाग नहीं सकते। लेकिन यही दर्द आगे चलकर समझ में बदलता है। इस मोड़ पर कहानी और ज्ञान एक जगह मिलते हैं। रोहित अभी भी वही इंसान है, वही हालात हैं, लेकिन अंदर एक नई खिड़की खुल गई है। अब भावना आते ही अंधेरा नहीं छाता, बल्कि एक हल्की सी रोशनी रहती है कि मैं देख रहा हूं। और यही देखने की क्षमता आगे चलकर आत्म नियंत्रण, सहानुभूति और मजबूत रिश्तों की नींव बनने वाली है। अभी सफर आसान नहीं हुआ है, पर दिशा साफ हो गई है और यहीं से असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रोहित को अब ये साफ दिखने लगा था कि सिर्फ भावना को पहचान लेना काफी नहीं है। पहचान तो बस दरवाजा खोलती है, असली काम उसके बाद शुरू होता है। लेखक इसी जगह बात को और गहरा करते हैं और कहते हैं, देखिए, अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दिल कोई चीज है तो वो है आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग फिसलते हैं। हम या तो भावना के साथ बह जाते हैं या उसे जोर से दबा देते हैं। दोनों ही रास्ते अंत में थकान और पछतावे पर ले जाते हैं। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि आत्म नियंत्रण का मतलब भावना को मारना नहीं है। इसका मतलब है भावना को समय देना, दिशा देना। जैसे नदी को बांध से रोकना नहीं, बल्कि उसके लिए सही रास्ता बनाना। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर जब गुस्सा या डर बहुत तेज हो तब दिमाग सुनता ही कहां है? लेखक यही मानते हैं। वो कहते हैं, उस पल आप तर्क से नहीं जीत सकते, उस पल आपको शरीर से शुरू करना होगा। यहां लेखक एक अहम बात बताते हैं, भावना पहले शरीर में आती है, फिर सोच में। इसलिए अगर आप सीधे सोच बदलने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। पहले शरीर को शांत करना पड़ेगा। गहरी सांस, धीमी चाल, थोड़ी देर का विराम। लेखक बताते हैं कि लंबी धीमी सांसें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करती हैं,
जो शरीर को ये संदेश देती हैं कि खतरा टल गया है। अब ये सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। सांस आपकी रिमोट कंट्रोल है। रोहित ने ये बात तब समझी जब एक दिन ऑफिस में फिर वही पुराना ट्रिगर आया। एक ईमेल, बस एक लाइन, लेकिन लहजा ऐसा कि अंदर आग लग जाए। उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर गईं। जवाब तैयार था, तेज, कटाक्ष भरा। लेकिन इस बार उसने भेजने से पहले कुर्सी से पीठ टिकाई। 2 गहरी सांसें। तीसरी सांस पर उसने नोटिस किया कि दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो रही है। जवाब अभी भी दिमाग में था, लेकिन अब वो एकमात्र विकल्प नहीं था। ये छोटा सा पल ही आत्म नियंत्रण का अभ्यास था। लेखक इस हिस्से में एक और गहरी सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं कि आत्म नियंत्रण सिर्फ गुस्से के बारे में नहीं है। ये खुशी, लालच, डर हर भावना पर लागू होता है। कभी कभी हम खुशी में भी गलत फैसले ले लेते हैं। तुरंत हां कह देना, बिना सोचे पैसे खर्च कर देना, किसी मौके पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना। लेखक कहते हैं, भावना चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अगर वो सोच को ढक ले तो नुकसान कर सकती है। एक जगह लेखक का वाक्य आता है, सेल्फ कंट्रोल इज नॉट रिप्रेशन, इट इज मैनेजिंग डिसरप्टिव इमोशंस। इसका मतलब यह है कि नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं, बल्कि प्रबंधन है। जैसे आप किसी बच्चे को चुप नहीं कराते, बल्कि समझाते हैं, वैसे ही अपनी भावना से बात करनी होती है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन व्यवहार में बहुत काम का है। रोहित ने एक दिन खुद से कहा, ठीक है, गुस्सा है, मैं देख रहा हूं, तुम क्या चाहते हो? जवाब आया सम्मान, सुना जाना। अब जब असली जरूरत दिखी तो प्रतिक्रिया अपने आप बदलने लगी। लेखक यहां एक आम गलती की बात भी करते हैं। हम सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो है जो कुछ महसूस ही न करे, लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान भावना महसूस करता है और फिर भी सही काम करता है, वही सच में मजबूत है। भावना न महसूस करना सुन्नता है, ताकत नहीं। और सुन्नता लंबे समय में रिश्तों को, काम को और खुद को नुकसान पहुंचाती है। इस अध्याय में लेखक कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो संकट में भी शांत रहते हैं। डॉक्टर, पायलट, फायर फाइटर। उनका रहस्य कोई सुपर पावर नहीं है, वो पहले से अभ्यास करते हैं। दिमाग को ये सिखाते हैं कि दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही अभ्यास आम इंसान भी कर सकता है, छोटे स्तर पर, रोजमर्रा की झूंझलाहट में, ट्रैफिक में, लाइन में खड़े होकर। लेखक कहते हैं, ये छोटे मौके ही बड़े टेस्ट की तैयारी हैं। रोहित को ये बात तब चुभी जब उसने महसूस किया कि वो घर में अक्सर सबसे कम नियंत्रित रहता है। बाहर तो वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन घर आते ही थकान के साथ गुस्सा भी बाहर आ जाता है। लेखक इसे इमोशनल लीकेज जैसा बताते हैं, जहां हम सुरक्षित जगह पर भावना उंडेल देते हैं। इसे पहचानना दर्दनाक था, लेकिन पहचान के बिना सुधार संभव नहीं। रोहित ने एक छोटा नियम बनाया, घर में कदम रखने से पहले 2 मिनट का ब्रेक। फोन नहीं, बात नहीं, बस सांस और खुद को रीसेट करना। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्म नियंत्रण का सीधा रिश्ता ईमानदारी और भरोसे से है। जो इंसान अपने इंपल्सेस पर काबू रख सकता है, वही लंबे समय के रिश्ते निभा सकता है, वही कठिन हालात में भी सही चुनाव कर सकता है। यही वजह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं, सामाजिक पूंजी भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यहां सामने आता है, आंतरिक संवाद। हम खुद से कैसे बात करते हैं? अगर भीतर की आवाज कठोर है, तू हमेशा ऐसा ही है, तो भावना और तेज हो जाती है। लेखक कहते हैं, आत्म नियंत्रण में दयालु आत्म संवाद बहुत जरूरी है। गलती हुई, ठीक है, देखो, समझो, सीखो। खुद को पीटना समाधान नहीं है। रोहित ने जब इस तरह खुद से बात करना शुरू किया तो उसे अजीब सुकून मिला। गुस्सा अभी भी आता था, डर भी, लेकिन अब वो अकेला नहीं लगता था। उसके भीतर कोई था जो देख रहा था, संभाल रहा था। लेखक इसी को भावनात्मक परिपक्वता कहते हैं। कोई भावना का अंत नहीं, बल्कि भावना के साथ परिपक्व रिश्ता। इस पूरे हिस्से में एक बात बार बार उभरती है, आत्म नियंत्रण कोई एक दिन का कमाल नहीं है। ये मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल उतनी ताकत। कुछ दिन आप असफल होंगे, भेज देना था वो ईमेल, बोल देना था वो शब्द, लेकिन लेखक कहते हैं, हर असफलता डेटा है।
सजा नहीं। आप सीखते हैं कि कौन सा ट्रिगर ज्यादा तेज है, कहां आपको ज्यादा अभ्यास चाहिए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां रोहित बाहर से ज्यादा नहीं बदला, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। प्रतिक्रियाएं अब तुरंत नहीं, थोड़ी रुकी हुई हैं, और उस रुकावट में एक नई क्षमता जन्म ले रही है, दूसरों को समझने की। क्योंकि जब आप अपनी भावना को संभालना सीखते हैं, तभी आप सामने वाले की भावना को सच में देख पाते हैं। और यही अगला दरवाजा है जो खुलने वाला है, और उसके पीछे रिश्तों की पूरी दुनिया खड़ी है, इंतजार करती हुई। रोहित को एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां दुनिया बस शोर लगती थी, लोग बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वहां कुछ और भी दिखने लगा। शब्दों के पीछे का भाव, चेहरे की हल्की सी सिकुड़न, आवाज में छुपी थकान। लेखक यहीं से एक और गहरी परत खोलते हैं और कहते हैं, अब जब आप अपनी भावना को संभालना सीख रहे हैं, तो अगला कदम है दूसरों की भावना को सच में देख पाना। एम्पैथी, सहानुभूति। और यार, ये कोई नरमी या कमजोरी नहीं है, ये एक जबरदस्त मानव कौशल है। लेखक साफ करते हैं कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से सहमत हो जाए। इसका मतलब है सामने वाले की भावना को पहचानना और सम्मान देना, चाहे आप उसकी राय से सहमत हों या नहीं। हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। दिमाग पहले से तैयारी करता रहता है। अच्छा, अब मैं ये बोलूंगा, लेकिन उस चक्कर में सामने वाला इंसान गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यहीं चूक जाती है, जब हम इंसान को मुद्दा बना देते हैं या मुद्दे को इंसान बना देते हैं। रोहित ने ये बात घर पर महसूस की। एक शाम उसकी पत्नी कुछ कह रही थी, काम की थकान, दिन की झुंझलाहट। पहले रोहित तुरंत समाधान देने लगता था, ऐसा कर लो, ऐसे सोचो। लेकिन उस दिन उसने बस सुना, बीच में टोका नहीं, सलाह नहीं दी, बस सुना। थोड़ी देर बाद सामने से ही आवाज आई, थैंक यू। बस इतना ही चाहिए था। रोहित चौंक गया, यार, मैंने कुछ किया ही नहीं। लेखक कहते हैं, कई बार यही कुछ नहीं सबसे ज्यादा होता है। इस हिस्से में लेखक एम्पैथी के 3 स्तर बताते हैं, लेकिन बिना किसी भारी परिभाषा के। पहला है सिर्फ सुनना, दूसरा भावना को पहचानना, और तीसरा उस भावना के साथ जुड़ पाना। ज्यादातर लोग पहले स्तर पर भी ठीक से नहीं पहुंचते। फोन हाथ में है, आंखें स्क्रीन पर, और हम कहते हैं, हां हां बोलो। लेखक कहते हैं, ऐसा सुनना रिश्तों को धीरे धीरे खोखला करता है। सामने वाला महसूस करता है कि उसे सुना नहीं जा रहा, बस सहा जा रहा है। लेखक यहां दिमाग की एक और चाल की बात करते हैं। हमारा दिमाग तुरंत जज करता है, ये तो हमेशा शिकायत करता है, ये तो ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये जजमेंट हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऊपर हैं। लेकिन एम्पैथी के लिए जजमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना पड़ता है। लेखक कहते हैं, खुद से पूछिए, अगर मैं इसकी जगह होता, इसके अनुभवों के साथ, तो क्या मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। रोहित को ये बात ऑफिस में समझ आई। एक जूनियर बार बार वही गलती कर रहा था। पहले रोहित झुंझलाता था, लेकिन एक दिन उसने बैठकर पूछा, क्या चल रहा है। जवाब में जो कहानी निकली वो उम्मीद से भारी थी। घर में बीमार पिता, रात की नींद खराब, ध्यान बिखरा हुआ। गलती अब भी गलती थी, लेकिन इंसान अब साफ दिख रहा था। रोहित ने महसूस किया कि गुस्सा अपने आप कम हो गया। लेखक कहते हैं, एम्पैथी अक्सर भावना को नरम कर देती है, बिना किसी कोशिश के। यहां लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूल जाए। दूसरों की भावना समझते समझते अपनी सीमा खो देना भी नुकसानदेह है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता संतुलन है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन खुद को भी। अगर सामने वाला गुस्से में है, तो आप उसका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन उसे अपना नहीं बनाना जरूरी नहीं। लेखक इसे इमोशनल कंटेजन से अलग बताते हैं। सहानुभूति जुड़ाव है, संक्रमण नहीं। एक जगह लेखक का वाक्य आता है, एम्पैथी इज द फंडामेंटल पीपल स्किल। इसका भाव यही है कि बिना एम्पैथी के कोई भी रिश्ता गहराता नहीं, चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो या काम की टीम। और यही वजह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अक्सर बेहतर लीडर बनते हैं,
क्योंकि लोग आदेश से नहीं, समझ से जुड़ते हैं। लेखक यहां बच्चों के उदाहरण फिर से लाते हैं। जो बच्चे अपनी भावना समझे जाने का अनुभव करते हैं, वे आगे चलकर दूसरों की भावना समझने में बेहतर होते हैं। यानी एम्पैथी सीखी भी जाती है और सिखाई भी। रोहित को याद आया कि बचपन में जब वो उदास होता था तो उसे चुप रहने को कहा जाता था। शायद इसीलिए उसे भी पहले दूसरों की उदासी से असहजता होती थी। अब वो समझ रहा था कि ये असहजता उसकी अपनी पुरानी कहानी से जुड़ी है। लेखक कुछ व्यावहारिक संकेत भी देते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, उसके साथ साथ ये भी देखिए कैसे कह रहा है। आवाज की गति, चेहरे का तनाव, आंखों की हरकत। कई बार शब्द ठीक हूं कहते हैं, लेकिन शरीर कुछ और। एम्पैथी वहीं से शुरू होती है जहां आप शब्दों से आगे सुनते हैं। और सबसे जरूरी, बीच में अपनी कहानी मत डालिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कहने की जल्दी अक्सर सामने वाले की कहानी काट देती है। रोहित के लिए यह अभ्यास आसान नहीं था। कई बार उसे लगा, यार इतना ध्यान देना थका देता है। लेकिन लेखक मानते हैं, हां, शुरुआत में थकान होगी क्योंकि आप आदत बदल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एम्पैथी बोझ नहीं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। और फिर रिश्तों में एक अलग ही सुकून आने लगता है। कम लड़ाई, कम गलतफहमी, ज्यादा भरोसा। इस पूरे हिस्से में एक भाव बार बार उभरता है। हम सब किसी न किसी अदृश्य बोझ के साथ चल रहे हैं। जो इंसान सामने खड़ा है वो सिर्फ उस पल का व्यवहार नहीं है, बल्कि पूरी कहानी है। जब आप ये देख पाते हैं तो कठोरता अपने आप ढीली पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब माफ कर दिया जाए, बल्कि ये कि प्रतिक्रिया इंसान को देखकर हो, सिर्फ व्यवहार को देखकर नहीं। अब रोहित खुद को एक नए मोड पर पाता है। वो सिर्फ अपने अंदर नहीं झांक रहा, बल्कि बाहर भी ज्यादा साफ देख रहा है। रिश्ते थोड़े गहरे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी सामने है। क्योंकि दूसरों की भावना समझना एक बात है, उन भावनाओं के बीच सही तरीके से काम करना दूसरी। जब अलग अलग भावनाएं टकराती हैं, टीम में, परिवार में, समाज में, तब क्या करें? यही वो जगह है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता अगली कसौटी पर पहुंचती है और आगे की कहानी वहीं से और तीखी होने वाली है। रोहित अब ये महसूस करने लगा था कि भावनाएं सिर्फ भीतर या दो लोगों के बीच नहीं टकराती, वे समूहों में भी टकराती हैं। ऑफिस की टीम, परिवार का माहौल, दोस्तों का सर्कल, हर जगह अलग अलग मन, अलग अलग डर, अलग अलग उम्मीदें। लेखक यहीं से बात को सामाजिक कौशल तक ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए, अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कोई मैदान है तो वो रिश्तों का मैदान है। यहीं आपकी समझ की असली परीक्षा होती है। यार, अकेले में तो हम सब बड़े समझदार लगते हैं। असली खेल तब है जब सामने वाला अलग सोचता हो। लेखक साफ कहते हैं कि सोशल स्किल्स का मतलब मीठा बोलना या हर किसी को खुश रखना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के प्रवाह को समझकर बातचीत और व्यवहार को दिशा देना। कई बार एक शब्द माहौल बिगाड़ देता है और कई बार वही शब्द सही समय पर माहौल संभाल लेता है। फर्क शब्दों का नहीं, भावना की समझ का होता है। रोहित को ये बात एक टीम मीटिंग में समझ आई। दो लोग आपस में उलझ गए। मुद्दा छोटा था, पर आवाजें ऊंची हो गईं। पहले रोहित या तो चुप रहता था या किसी एक का पक्ष ले लेता था, लेकिन उस दिन उसने कुछ और किया। उसने मुद्दे से पहले भावना को नाम दिया। बोला, लगता है हम सब थोड़े दबाव में हैं। बस इतना। कमरे का तापमान जैसे थोड़ा गिर गया। लेखक कहते हैं, जब आप समूह की भावना को शब्द दे देते हैं तो टकराव की धार कुंद हो जाती है। यहां लेखक एक अहम सिद्धांत रखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग संघर्ष से भागते नहीं, उसे संभालते हैं। टकराव अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा है बिना समझ के टकराना। अगर भावना को पहचानकर मुद्दे तक पहुंचा जाए तो टकराव समाधान बन सकता है। लेकिन अगर भावना को अनदेखा कर दिया जाए तो मुद्दा कभी हल नहीं होता, बस दबता रहता है। लेखक बताते हैं कि प्रभावी संवाद का एक बड़ा हिस्सा टाइमिंग है। कब बोलना है, कब चुप रहना है। कई बार सही बात गलत समय पर कही जाए तो नुकसान कर देती है, और गलत बात सही समय पर कही जाए तो भीड़ तालियां बजा देती है।
इसलिए लेखक कहते हैं, खुद से पूछिए अभी सामने वाला सुनने की स्थिति में है या सिर्फ बचाव की। अगर दूसरा इंसान भावनात्मक रूप से बंद है तो तर्क बेकार जाता है। रोहित ने इसे घर में आजमाया। पहले वो थकान में कोई भी मुद्दा उठा देता था। अब उसने देखा कि अगर पहले 10 मिनट माहौल शांत कर लिया जाए, चाहे हल्की बात, तो वही मुद्दा बिना लड़ाई के सुलझ सकता है। लेखक कहते हैं, सामाजिक कौशल अक्सर बड़े शब्दों में नहीं, छोटे फैसलों में दिखता है। इस हिस्से में लेखक नेतृत्व की बात भी करते हैं, लेकिन किसी पद के संदर्भ में नहीं, व्यवहार के संदर्भ में। वो कहते हैं, नेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, नेता वो है जो समूह की भावना को पढ़ सके और सही दिशा दे सके। कई बार इसका मतलब पीछे हटना भी होता है, कई बार आगे आना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यहां कंपास की तरह काम करती है। एक जगह लेखक का वाक्य आता है, पीपल स्किल्स आर नॉट इननेट, दे आर लर्न्ड। यानी ये कोई जन्मजात जादू नहीं है, अभ्यास से आता है। गलतियां होंगी, आप कभी कभी गलत शब्द कहेंगे, लेकिन अगर आपकी मंशा जुड़ने की है तो ज्यादातर गलतियां सुधर सकती हैं। यही बात रोहित को राहत देती है। उसे परफेक्ट नहीं बनना, बस बेहतर बनना है। लेखक यहां एक और आम गलती की ओर इशारा करते हैं। हम अक्सर जीतने के लिए बात करते हैं, जुड़ने के लिए नहीं। बहस जीत लेना आसान है, रिश्ता जीतना मुश्किल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये चुनने की ताकत देती है कि कब जीत जरूरी है और कब जुड़ाव। रोहित को याद आया कितनी बार उसने सही होकर भी दूरी बना ली थी। लेखक सामाजिक कौशल का एक सरल अभ्यास बताते हैं। अगली बातचीत में अपने शब्दों से पहले सामने वाले की भावना को दोहराइए। तुम परेशान लग रहे हो, ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। ये वाक्य जादू नहीं है, लेकिन दरवाजा खोल देते हैं। उसके बाद जो भी कहा जाए वो दीवार से नहीं टकराता। धीरे धीरे रोहित ने महसूस किया कि लोग उससे ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। शायद इसलिए नहीं कि वो ज्यादा समझदार हो गया था, बल्कि इसलिए कि लोग सुरक्षित महसूस करने लगे थे। लेखक कहते हैं, इमोशनल सेफ्टी यानी भावना के साथ सुरक्षित महसूस करना हर मजबूत रिश्ते की नींव है। लेकिन इस हिस्से का अंत लेखक एक चेतावनी के साथ करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब हर रिश्ते को बचाना नहीं है। कभी कभी समझदारी का मतलब दूरी भी होता है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपकी सीमाएं तोड़ रहा है तो सामाजिक कौशल का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए भी होता है। ये संतुलन आसान नहीं है, पर जरूरी है। अब रोहित खुद को एक और स्तर पर खड़ा पाता है। वो सिर्फ अपने गुस्से या डर से नहीं जूझ रहा, बल्कि समूह की ऊर्जा को महसूस कर रहा है। कभी कभी ये भारी लगता है, कभी संतोषजनक, लेकिन उसे ये भी दिखने लगा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ रिश्ते सुधारने का औजार नहीं है। ये धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर भावना इतनी ताकतवर है तो हम इसे अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करें? यही सवाल अगली गहराई की ओर इशारा करता है, जहां भावना सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा बनती है। रोहित अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सवाल बदल चुके थे। पहले सवाल था, मैं गुस्से में क्यों बह जाता हूं? फिर सवाल बना, दूसरों की भावना कैसे समझूं? अब भीतर से एक और आवाज उठने लगी, मैं हर सुबह उठकर आखिर कर क्या रहा हूं? लेखक यहीं से भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, प्रेरणा, मोटिवेशन। लेकिन ये वो प्रेरणा नहीं है जो पोस्टर पर लिखी होती है या किसी वीडियो के अंत में चिल्लाकर कही जाती है। ये अंदर से उठने वाली टिकाऊ प्रेरणा है। लेखक साफ कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बड़ा स्तंभ है खुद को आगे बढ़ाने की क्षमता, बिना बाहरी दबाव के। कई लोग काबिल होते हैं, समझदार होते हैं, रिश्ते भी ठीक निभा लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की आग बुझी होती है। लेखक बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक किसी लक्ष्य पर टिके रहते हैं, उनके पास सिर्फ अनुशासन नहीं होता, उनके पास अर्थ होता है। रोहित को ये बात तब लगी जब उसने अपने पिछले कुछ सालों पर नजर डाली। उसने मेहनत तो की थी, लेकिन ज्यादातर डर से।
नौकरी चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पीछे न रह जाऊं। लेखक कहते हैं, डर भी एक प्रेरक हो सकता है, लेकिन बहुत कमजोर और थकाने वाला। डर से चलने वाला इंसान जल्दी जल जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें डर से हटाकर जिज्ञासा, उम्मीद और उद्देश्य की तरफ ले जाती है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि प्रेरणा का सबसे मजबूत रूप है आंतरिक प्रेरणा। यानी आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको अर्थ दिखता है, सीख मिलती है, संतोष मिलता है। बाहरी इनाम, पैसा, तारीफ, पद काम आते हैं, लेकिन सीमित समय तक। लेखक का तर्क है कि जैसे ही इनाम हटता है, ऊर्जा भी गिर जाती है। लेकिन जब काम का रिश्ता आपके मूल्यों से जुड़ा हो, तो थकान के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। रोहित ने इसे छोटे स्तर पर महसूस किया। जब वो सिर्फ तारीफ के लिए काम करता था, तो एक आलोचना उसे तोड़ देती थी। लेकिन जब उसने एक प्रोजेक्ट को सीखने के नजरिए से लिया कि मुझे इसमें बेहतर बनना है, तो आलोचना चुभी, पर रुकी नहीं। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से जोड़ती है, और यही जोड़ इंसान को लगातार चलने की ताकत देता है। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं, आशा, होप। वो कहते हैं, आशावान इंसान वो नहीं जो हमेशा खुश रहे, बल्कि वो है जो असफलता के बाद भी कोशिश का रास्ता देख पाए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आशा कोई भोला भाव नहीं, बल्कि एक रणनीति है। आप गिरते हैं, सीखते हैं और फिर खड़े होते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग असफलता को पहचान की तरह नहीं लेते, बल्कि फीडबैक की तरह लेते हैं। रोहित को यह समझ तब आई जब उसका एक आइडिया रिजेक्ट हो गया। पहले वो इसे अपनी काबिलियत पर हमला मानता। इस बार उसने खुद से पूछा, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? जवाब आसान नहीं था, लेकिन मिला, और उसी जवाब में अगली कोशिश का बीज था। लेखक कहते हैं, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। भावना को ईंधन बनाना, बोझ नहीं। इस हिस्से में लेखक आत्म प्रेरणा के कुछ व्यावहारिक संकेत भी देते हैं। पहला, लक्ष्य को छोटे, अर्थपूर्ण हिस्सों में बांटना। बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटा कदम बुलाता है। दूसरा, प्रगति को नोटिस करना। हम अक्सर कमी देखते हैं, दूरी देखते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार इंसान रास्ते की हर छोटी जीत को देखता। तीसरा, अपने भीतर के संवाद को जांचते रहना। क्या आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं या लगातार डर दिखा रहे हैं? रोहित ने एक छोटा प्रयोग किया। हर दिन के अंत में वो सिर्फ एक सवाल लिखने लगा, आज मैंने किस चीज में थोड़ी प्रगति की? जवाब कभी बहुत साधारण होता, आज मैंने समय पर रुकना सीख लिया, आज मैंने बिना चिड़चिड़ाए सुना। लेखक कहते हैं, ये छोटे नोट्स धीरे धीरे दिमाग को सिखाते हैं कि प्रयास दिख रहा है, बेकार नहीं जा रहा। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग असहजता से भागते नहीं। उन्हें पता है कि हर सीख के साथ थोड़ी बेचैनी आएगी, लेकिन वो बेचैनी उन्हें रोकती नहीं, दिशा देती है। आराम और विकास अक्सर एक साथ नहीं चलते। ये समझ आना भी प्रेरणा का हिस्सा है। रोहित को ये बात सबसे ज्यादा तब लगी जब उसने महसूस किया कि अब वो तुरंत नतीजा नहीं मांग रहा। पहले वो हर बदलाव का रिजल्ट तुरंत देखना चाहता था, अब वो प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा था। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें धैर्य देती है, और धैर्य लंबी दौड़ में सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे हिस्से में एक भाव गहराता जाता है। जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें समझकर इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो वही भावना आपको आगे धकेलने लगती है। डर सावधानी बन जाता है, गुस्सा सीमा तय करता है, उदासी रुककर सोचने का मौका देती है, खुशी दिशा दिखाती है। अब रोहित के लिए काम सिर्फ काम नहीं रहा, वो एक अभ्यास बन गया था। हर दिन थोड़ा बेहतर होने का, हर दिन अपने भीतर झांकने का। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब उसमें अर्थ था, और जहां अर्थ होता है वहां ऊर्जा अपने आप आती है। फिर भी एक आखिरी चुनौती बाकी थी, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ने लगता है, जब वो प्रेरित होता है, तब बाहरी दुनिया की मांगें, तनाव और दबाव भी बढ़ने लगते हैं। सवाल ये था, इस सबके बीच संतुलन कैसे रखा जाए बिना टूटे? यही सवाल आगे की यात्रा को और गहरा करने वाला था। रोहित को अब ये साफ दिखने लगा था कि जितना वो अंदर से मजबूत हो रहा है, उतनी ही बाहर की दुनिया
उससे ज्यादा मांग करने लगी है। जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, उम्मीदें भी। काम में परफॉर्मेंस, घर में समझदारी, रिश्तों में मौजूदगी, सब कुछ एक साथ चाहिए था। और यहीं से लेखक एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं कि आप हर समय मजबूत ही रहें। असली सवाल है, जब दबाव बढ़े तब खुद को टूटने से कैसे बचाए। लेखक इस हिस्से में तनाव की बात करते हैं, लेकिन तनाव को दुश्मन की तरह नहीं दिखाते। वो कहते हैं, तनाव अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तब होती है जब तनाव लगातार बना रहे और हमें पता ही न चले कि हम कब थक गए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये पहचान सिखाती है कि अब रुकने का समय है। यार, मशीन भी लगातार चले तो गर्म हो जाती है, इंसान तो फिर भी इंसान है। रोहित ने पहली बार ये बात अपने शरीर में महसूस की। सिरदर्द, नींद हल्की, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। पहले वो इसे नजरअंदाज करता था, चलता है, सबके साथ होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को खो देते हैं, क्योंकि वे संकेतों को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि संकेत चेतावनी होते हैं, हार नहीं। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार इंसान तनाव को पहचानता है, उससे लड़ता नहीं। वो खुद से पूछता है, क्या ये दबाव अस्थायी है या लगातार? क्या ये मेरे नियंत्रण में है या नहीं? और सबसे जरूरी, मैं इसे अकेले झेल रहा हूं या साझा कर सकता हूं? लेखक का तर्क है कि भावना को बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि लोड बांटना है। रोहित को यह बात तब समझ आई जब उसने एक दिन ऑफिस में साफ साफ कह दिया, मैं अभी ओवरलोडेड हूं। पहले उसे डर था कि ऐसा कहने से वो कमजोर दिखेगा, लेकिन हुआ उल्टा। बातचीत खुली, प्राथमिकताएं बदली। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सही समय पर सही शब्द देने की हिम्मत देती है। चुप रहकर सब सह लेना समझदारी नहीं है। इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात रखते हैं, रिकवरी। हम काम, लक्ष्य, आगे बढ़ने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रिकवरी को आलस समझ लेते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार इंसान जानता है कि बिना रिकवरी के कोई प्रदर्शन नहीं टिकता। नींद, अकेलापन, शांति, ये सब विलासिता नहीं, जरूरत है। रोहित को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। उसे लगा जैसे वो पीछे हट रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि थोड़ा रुकना उसे आगे चलने की ताकत दे रहा है। लेखक बताते हैं कि संतुलन का मतलब बराबरी नहीं है। हर दिन काम और जीवन का तराजू बराबर नहीं होता। कभी काम ज्यादा होगा, कभी घर। संतुलन का मतलब है समझदारी से झुकना बिना टूटे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यही लचीलापन देती है। कठोर इंसान जल्दी टूटता है, लचीला इंसान लंबे समय तक चलता है। रोहित ने एक और बदलाव नोटिस किया। पहले वो हर भावना को तुरंत हल करना चाहता था, अब वो कुछ भावनाओं को रहने देता था। हर बेचैनी का तुरंत इलाज जरूरी नहीं। कुछ बेचैनी बस संकेत होती है कि आपको दिशा बदलनी है, रफ्तार नहीं। लेखक कहते हैं, भावनात्मक परिपक्वता का एक बड़ा हिस्सा है हर चीज को ठीक न करने की अनुमति देना। इस पूरे हिस्से में एक बात बार बार उभरती है, खुद के साथ ईमानदारी। आप थके हैं तो मानिए, आप डर रहे हैं तो स्वीकारिए, आप उलझे हैं तो बोलिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखावा नहीं सिखाती, सच्चाई सिखाती है, और सच्चाई ही लंबे समय में शांति देती है। रोहित अब ये समझने लगा था कि मजबूती का मतलब लगातार खड़े रहना नहीं, बल्कि गिरकर भी खुद को संभाल लेना है। तनाव अभी भी था, लेकिन अब वो अंधा नहीं था। उसे नाम दिया जा सकता था, बांटा जा सकता था, कम किया जा सकता था। और इसी समझ के साथ एक और सवाल धीरे धीरे उभरने लगा। जब मैं खुद को समझने, संभालने और संतुलित करने लगा हूं, तो क्या मैं दूसरों के लिए भी ऐसा माहौल बना सकता हूं जहां वे सुरक्षित महसूस करें? यही सवाल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत यात्रा से आगे सामूहिक जिम्मेदारी की ओर ले जाने वाला था। रोहित अब एक नई बात महसूस कर रहा था। पहले उसकी सारी मेहनत खुद को समझने और संभालने में लगती थी। अब उसके आस पास के लोग बदलते हुए दिखने लगे थे। कोई ज्यादा खुलकर बोलने लगा था, कोई कम रक्षात्मक, कोई पहले से ज्यादा भरोसा दिखा रहा था। और यहीं लेखक एक बहुत अहम मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ व्यक्तिगत स्किल नहीं है, ये माहौल बनाती है। क्लाइमेट, जिस माहौल में इंसान काम करता है, रहता है, बोलता है, वो माहौल या तो उसे खोलता है या सिकोड़ देता है। लेखक एक सीधी सी बात कहते हैं, जहां भावनात्मक सुरक्षा होती है वहां लोग सीखते हैं, और जहां डर होता है वहां लोग सिर्फ बचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, डर तो हर जगह होता है। हां, होता है, लेकिन सवाल है किस तरह का डर? गलती करने का डर, बोलने का डर, जज होने का डर। लेखक बताते हैं कि ऐसे माहौल में लोग अपनी ऊर्जा छुपाने में लगा देते हैं, योगदान देने में नहीं। रोहित को यह बात एक मीटिंग में बहुत साफ दिखी। एक नया लड़का कुछ कहना चाहता था, बार बार रुक रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा सुरक्षित नहीं था, वो दबाव भरा था। पहले रोहित शायद ध्यान ही न देता, अब उसने देखा। उसने बस इतना कहा, जो भी कहना है कहो, अभी परफेक्ट होना जरूरी नहीं। आवाज हल्की थी, लेकिन असर गहरा। सामने वाला खुला। लेखक कहते हैं, भावनात्मक सुरक्षा अक्सर ऐसे ही छोटे वाक्यों से बनती है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार लोग माहौल पढ़ते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा देखते हैं। कौन चुप है, कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन खुद को बचा रहा है। ये पढ़ना कोई रहस्यमयी कला नहीं है, ये ध्यान देने की आदत है। और जब आप ध्यान देते हैं तो जिम्मेदारी भी आती है। क्या मैं इस माहौल को बेहतर बना रहा हूं या अनजाने में खराब? लेखक एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं, अथॉरिटी और सेफ्टी का। आप सख्त हो सकते हैं और फिर भी सुरक्षित माहौल बना सकते हैं, और आप बहुत अच्छे दिख सकते हैं लेकिन डर का माहौल फैला सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि गलती पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अगर गलती पर पहला सवाल होता है, किसकी गलती है, तो लोग छुपना सीखते हैं। अगर पहला सवाल होता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, तो लोग आगे आते हैं। रोहित ने यह बात घर में भी आजमाई। पहले जब कोई बात बिगड़ती थी तो वो तुरंत सही गलत पर चला जाता था। अब उसने एक बदलाव किया। उसने पहले भावना को जगह दी। लगता है ये बात तुम्हें परेशान कर रही है, बस इतना। माहौल बदल गया। लेखक कहते हैं, भावनात्मक सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं होगी, इसका मतलब है कि समस्या को बिना डर के सामने लाया जा सकेगा। इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात रखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नैतिक जिम्मेदारी। अगर आप दूसरों की भावना पढ़ सकते हैं तो आपके पास ताकत है, और हर ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। आप चाहें तो इस समझ का इस्तेमाल लोगों को मोड़ने, दबाने या नियंत्रित करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं, भावनात्मक चालाकी है। असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उद्देश्य है लोगों को बड़ा बनाना, छोटा नहीं। रोहित को ये बात खुद से पूछने पर मजबूर करती है, क्या मैं सामने वाले की कमजोरी देखकर फायदा उठाता हूं या उसे सुरक्षित महसूस कराता हूं? लेखक कहते हैं, यही वो जगह है जहां चरित्र और कौशल मिलते हैं। बिना चरित्र के कौशल खतरनाक हो सकता है। लेखक बताते हैं कि सुरक्षित माहौल बनाने का एक और बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंट व्यवहार। आज आप शांत हैं, कल चिड़चिड़े, परसों उदास। लोग भ्रमित हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अनुमानित होता है। लोग जानते हैं कि इस इंसान के साथ कैसे बात करनी है। यही अनुमानित होना सुरक्षा देता है। रोहित ने यह बात महसूस की कि जब वो खुद अपनी भावना साफ साफ बताता है, आज मैं थोड़ा थका हूं, तो लोग उसकी चुप्पी को गलत मतलब नहीं देते। लेखक कहते हैं, अपनी भावना को शब्द देना दूसरों के लिए भी रास्ता खोलता है। ये कहना कि मैं ठीक नहीं हूं, दूसरों को भी ठीक न होने की इजाजत देता है। धीरे धीरे रोहित को लगने लगा कि वो सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा, बल्कि अपने आस पास एक छोटा सा द्वीप बना रहा है, जहां लोग थोड़ा आराम से सांस ले सकते हैं। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, बस रोज के छोटे व्यवहार। लेकिन लेखक मानते हैं, बड़े बदलाव ऐसे ही शुरू होते हैं। इस मोड़ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक नई शक्ल लेती है। अब ये सिर्फ समझ या नियंत्रण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। जब आप जानते हैं कि भावना कितनी ताकतवर है, तो आप उसे हल्के में नहीं लेते। और यहीं से अगला सवाल उठता है,
जब मैं माहौल बना सकता हूं, तो क्या मैं संस्कृति भी बदल सकता हूं, आदतों, मूल्यों और लंबे समय की दिशा को? यही सवाल आगे की यात्रा को और व्यापक बनाने वाला है। रोहित अब ये समझने लगा था कि माहौल सिर्फ एक दिन में नहीं बनता और न ही एक मीटिंग में टूटता है। माहौल से आगे जो चीज होती है वही असली खेल है। संस्कृति, आदतों की संस्कृति, वो चीजें जो बिना बोले तय हो जाती हैं। यहां लोग कैसे बात करते हैं, गलती होने पर क्या होता है, दबाव में कौन सा व्यवहार सामान्य माना जाता है। लेखक यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सबसे व्यापक रूप में रखते हैं। अब बात सिर्फ व्यक्ति या टीम की नहीं, पूरे सिस्टम की है। लेखक कहते हैं, संस्कृति कोई पोस्टर पर लिखा वाक्य नहीं है। संस्कृति वो है जो तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस संस्कृति का अदृश्य ढांचा बनाती है। अगर किसी जगह पर लोग डर से चुप रहते हैं तो धीरे धीरे चुप्पी आदत बन जाती है। अगर किसी जगह पर लोग सुनना सीखते हैं तो संवाद आदत बन जाता है। यार, यही आदतें सालों बाद परिणाम बनती हैं। रोहित को ये बात तब चुभी जब उसने अपने ऑफिस के पुराने किस्से याद किए। कुछ लोग शुरू में बहुत उत्साही थे, सवाल पूछते थे, नए आइडिया लाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब एक जैसे हो गए। कम बोलना, सुरक्षित रहना, बस काम निपटाना। लेखक कहते हैं, ये व्यक्तिगत असफलता नहीं होती, ये संस्कृति की जीत होती है। जब सिस्टम भावनाओं को जगह नहीं देता तो लोग खुद को छोटा कर लेते हैं। इस हिस्से में लेखक एक बहुत अहम बात कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा असर रोजमर्रा के छोटे फैसलों में दिखता है। मीटिंग कैसे शुरू होती है, ईमेल का लहजा कैसा है, गलती पर प्रतिक्रिया क्या है, ये छोटे पैटर्न मिलकर बड़ी संस्कृति बनाते हैं। कोई भी संगठन या परिवार एक दिन में जहरीला या स्वस्थ नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है, हर रोज। रोहित ने यह समझना शुरू किया कि वो खुद भी कई बार अनजाने में उसी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा था। जब वो थका होता था और किसी सवाल को टाल देता था, जब वो जल्दी में किसी की बात काट देता था। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे कठिन हिस्सा है खुद को सिस्टम का हिस्सा मानना, सिर्फ उसका शिकार नहीं। जैसे ही आप ये मान लेते हैं, जिम्मेदारी भी आपके पास आ जाती है। लेखक यहां एक और गहरी परत खोलते हैं, मूल्य, वैल्यूज। वो कहते हैं, भावनात्मक रूप से समझदार संस्कृति में मूल्य सिर्फ शब्द नहीं होते, व्यवहार होते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, तो सवाल ये है, जब कोई असहमत होता है तब भी सम्मान रहता है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम सीखते हैं, तो क्या गलती पर सजा मिलती है या सीख। रोहित ने ये बात घर में भी देखी। अगर घर में थकान पर चिल्लाना सामान्य है तो बच्चे वही सीखते हैं। अगर घर में भावना पर बात होती है तो वही आगे बढ़ती है। लेखक कहते हैं, संस्कृति हमेशा अगली पीढ़ी तक जाती है, चाहे वो ऑफिस की हो या परिवार की। इस हिस्से में लेखक बदलाव की एक सच्चाई भी बताते हैं। संस्कृति बदलना धीमा होता है, बहुत धीमा। आप एक दिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीख लेते हैं, लेकिन सिस्टम को बदलने में समय लगता है, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ नहीं बदल रहा। लेखक कहते हैं, यही भ्रम है। बदलाव पहले अदृश्य होता है। पहले लोग सोच बदलते हैं, फिर बोलने का साहस आता है, फिर व्यवहार बदलता है। रोहित ने देखा कि कुछ लोग अब उससे सलाह मांगने लगे हैं। पहले वो शिकायत करते थे, अब सवाल पूछते थे। ये कोई क्रांति नहीं थी, बस एक संकेत था कि कुछ हिल रहा है। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अक्सर खुद को नेता नहीं मानते, लेकिन लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेखक यहां एक चेतावनी भी देते हैं, अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ ऊपर से थोपी जाए, ट्रेनिंग, स्लोगन, नियम और व्यवहार में न दिखे, तो लोग और ज्यादा निराश हो जाते हैं। दिखावा भरोसा तोड़ देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, पहले व्यवहार बदलिए, शब्द अपने आप बदलेंगे। रोहित को यह समझ में आने लगा कि उसे हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह, अपने घेरे में सही व्यवहार को लगातार जीना है। संस्कृति अक्सर आदेश से नहीं, अनुकरण से बदलती है। लोग वही करते हैं जो वो रोज देखते हैं।
इस पूरे हिस्से में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक लंबी दौड़ की तरह सामने आती है। कोई त्वरित जीत नहीं, कोई तालियां नहीं, बस रोज का अभ्यास, कभी निराशा, कभी उम्मीद। लेकिन लेखक कहते हैं यही धैर्य असली फर्क पैदा करता है, क्योंकि जब संस्कृति बदलती है तो वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों को बदल देती है। रोहित अब ये समझ चुका था कि वो सिर्फ अपनी भावनाओं का प्रबंधक नहीं रहा, वो एक तरह से वातावरण का रखवाला बन गया था। ये भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसमें अर्थ भी था। और जब इंसान अर्थ के साथ जिम्मेदारी उठाता है तो थकान अलग तरह की होती है, दर्द वाली नहीं, सार्थक वाली। फिर भी एक सवाल अब भी बाकी था। जब सब कुछ बदल रहा हो, आप, लोग, संस्कृति, तो आप खुद को कैसे पहचान में रखें? आप कौन हैं इन सब के बीच? यही सवाल अगले मोड़ की ओर इशारा करता है, जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता आत्म पहचान से टकराती है। रोहित के भीतर अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की बेचैनी भी चल रही थी। बाहर बहुत कुछ बदल रहा था, लोगों से बात करने का तरीका, माहौल, जिम्मेदारियां। लेकिन इसी बीच एक सवाल चुपचाप उभर आया था, जिसे वो टाल नहीं पा रहा था। इन सब के बीच मैं हूं कौन? लेखक यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक और गहरी दिशा में ले जाते हैं। अब बात सिर्फ भावना संभालने या रिश्ते निभाने की नहीं है, अब बात है पहचान की, आइडेंटिटी। लेखक कहते हैं भावनात्मक रूप से समझदार इंसान अपनी भूमिका और अपनी पहचान को गड़बड़ा नहीं देता। हम अक्सर यही गलती करते हैं, काम को ही खुद समझ लेते हैं। रोल चला गया तो हम भी खाली लगने लगते हैं, तारीफ मिली तो हम बड़े हो जाते हैं, आलोचना आई तो टूट जाते हैं। लेखक बताते हैं ये भावनात्मक अस्थिरता नहीं, पहचान की उलझन है। जब आपकी पहचान पूरी तरह बाहर की चीजों पर टिकी होती है तो हर बदलाव आपको हिला देता है। रोहित को यह बात तब लगी जब एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब लोग उससे उम्मीद ज्यादा रखने लगे हैं। पहले ये अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे थकाने लगा, क्योंकि वो हर वक्त समझदार बने रहने की कोशिश कर रहा था। लेखक कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं है, इसका मतलब है असली रहना। और असली रहने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन मूल्यों पर खड़े हैं। इस हिस्से में लेखक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन किसी भाषण की तरह नहीं। वो कहते हैं अपने आप से पूछिए मेरे लिए क्या सही है, भले ही कोई न देखे। मैं किस बात पर समझौता नहीं कर सकता? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन जब जवाब साफ होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यहां कंपास बन जाती है। रोहित ने खुद से ये सवाल पूछे। उसे समझ आया कि उसके लिए सम्मान, सीख और ईमानदारी बहुत मायने रखते हैं। अब जब कोई स्थिति आती थी तो वो खुद से पूछता, क्या ये मेरे मूल्यों के साथ मेल खाती है? अगर जवाब नहीं होता तो वो रुक जाता। पहले वो दूसरों को खुश करने के लिए हां कह देता था, अब वो विनम्रता से ना कहने लगा था। लेखक कहते हैं भावनात्मक परिपक्वता में सीमाएं बहुत जरूरी होती हैं। बिना सीमा के सहानुभूति खुद को नुकसान पहुंचा देती है। लेखक यहां एक और अहम बात रखते, ऑथेंटिसिटी, असल होना। वो कहते हैं जब आप अपनी भावना को समझते हैं तो आप नकाब कम पहनते हैं। आपको हर जगह एक जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती। ये नहीं कि आप हर बात बोल दें, बल्कि ये कि जो बोलें वो भीतर और बाहर एक जैसा हो। रोहित ने महसूस किया कि जब वो थकान या असमंजस स्वीकार करता है तो लोग उससे दूर नहीं जाते, बल्कि ज्यादा भरोसा करते हैं। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सूक्ष्म खतरे की भी बात करते हैं। जब इंसान भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीख लेता है तो कभी कभी उसे लगता है कि अब वो ऊपर है, दूसरों से ज्यादा समझदार। ये अहंकार चुपचाप आ जाता है। लेखक चेतावनी देते हैं, जैसे ही आप खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगते हैं, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता खत्म होने लगती है। असली समझ हमेशा विनम्र होती है। रोहित को ये बात खुद में पकड़नी पड़ी। कभी कभी वो दूसरों की गलती देखकर भीतर ही भीतर जज करने लगा था। फिर उसे एहसास हुआ, मैं भी वही कर रहा हूं, बस नए तरीके से। ये पहचान शर्मनाक थी, लेकिन जरूरी। लेखक कहते हैं आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ भावना पहचानना नहीं,
बल्कि अपने अहंकार को भी देख पाना है। लेखक यहां एक और सुंदर बात रखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें स्थिर पहचान देती है, लेकिन जमी हुई नहीं। आप बदलते हैं, सीखते हैं, पर आपकी जड़ें साफ होती हैं। जैसे पेड़ हवा में हिलता है, पर जड़ें जमीन में रहती हैं। यही स्थिरता इंसान को लचीला बनाती है। रोहित अब ये समझने लगा था कि उसे हर भूमिका में खुद को खोने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में वो प्रोफेशनल है, घर में साथी है, दोस्तों में इंसान है। हर जगह रूप अलग है, लेकिन मूल वही है। और जब मूल साफ होता है तो भावनात्मक थकान कम हो जाती है। इस पूरे हिस्से में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक शांत ताकत की तरह सामने आती है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर एक साफ आवाज, ये मैं हूं और ये मेरे लिए सही है। लेकिन यहीं एक आखिरी चुनौती भी उभरती है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, जब आपके मूल्य साफ होते हैं, तब जीवन आपको ऐसे मोड़ पर भी लाता है जहां कोई विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। तब क्या करें? तब भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे साथ देती है? यही सवाल आगे की यात्रा को और गहरा और ज्यादा मानवीय बनाने वाला है। रोहित अब उस जगह आ पहुंचा था जहां किताब की बातें सिर्फ समझ नहीं, हिम्मत मांगने लगी थीं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। एक तरफ कुछ छूटता है, दूसरी तरफ कुछ टूटता है। लेखक यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे मानवीय परीक्षा रखते हैं। एंड जब जीवन आपको ग्रे जोन में खड़ा कर दे, तब आप कैसे निर्णय लेते हैं? लेखक साफ कहते हैं, ऐसे फैसलों में तर्क अकेला काफी नहीं होता। अगर सब कुछ गणित से हल हो जाता तो जिंदगी इतनी भारी नहीं लगती। यहां भावना को हटाया नहीं जाता, बल्कि उसे शामिल किया जाता है, लेकिन मालिक नहीं बनाया जाता। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है भावना को सलाहकार बनाना, जज नहीं। वो आपको बताए कि किस बात की कीमत क्या है, लेकिन फैसला आप लें। रोहित को यह बात तब समझ आई जब उसे एक मौका मिला, पद बड़ा, पैसा ज्यादा, लेकिन काम ऐसा जिसमें उसके मूल्यों से समझौता होता। बाहर से देखने पर यह सुनहरा मौका था, भीतर से कुछ कस रहा था। पहले वो ऐसे मौकों पर डर या लालच से फैसला करता। अब उसने दोनों को सुना। डर बोला छूट जाएगा, लालच बोला मौका है, और भीतर की शांत आवाज ने पूछा, क्या ये तुम हो? लेखक कहते हैं, यही सवाल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का केंद्र है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि कठिन निर्णयों में हम अक्सर जल्दी करते हैं क्योंकि अनिश्चितता असहज होती है। हम दर्द को छोटा करना चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी करते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से समझदार इंसान असहजता को थोड़ी देर सह लेता है। वो रुकता है, देखता है कि भावना क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही। लेखक इसे सिटिंग विद डिस्कम्फर्ट कहते हैं, बेचैनी के साथ बैठना। रोहित ने पहली बार ऐसा किया। उसने तुरंत हां या ना नहीं कहा, उसने समय मांगा। उस समय में भावनाएं आईं, कभी आत्म संदेह, कभी आत्म विश्वास। पहले ये उसे उलझा देती, अब वो उन्हें नोटिस करता रहा। लेखक कहते हैं, जब आप भावना को भागने नहीं देते तो वो अपना असली संदेश दिखाती है। शोर कम होता है, संकेत साफ होते हैं। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं, हर सही फैसला खुश नहीं करता। कई बार सही फैसला उदास भी करता है, क्योंकि सही का मतलब आसान नहीं होता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये स्वीकार करना सिखाती है कि दुख और सही साथ साथ चल सकते हैं। अगर आपने ऐसा फैसला लिया है जो आपके मूल्यों के अनुरूप है, तो उदासी विफलता नहीं है, वो कीमत है। रोहित ने जब अंततः फैसला लिया तो उसे हल्कापन नहीं, भारीपन महसूस हुआ, लेकिन उस भारीपन में पछतावा नहीं था। लेखक कहते हैं, यही फर्क है। पछतावा तब होता है जब आपने खुद को अनसुना किया हो। थकान तब होती है जब आपने खुद को सुना हो, लेकिन कीमत चुकाई हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें पछतावे से थकान की ओर ले जाती है, और थकान से उबरना आसान होता है। इस हिस्से में लेखक निर्णय के बाद की भावनाओं पर भी बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि फैसला लेते ही सब शांत हो जाएगा। नहीं होता, संदेह लौटता है। अगर ऐसा कर लेता तो? लेखक कहते हैं, ये सामान्य है। भावनात्मक रूप से समझदार इंसान इन विचारों को आने देता है, लेकिन उनके साथ बहता नहीं।
वो खुद से कहता है, मैंने उस समय उस जानकारी के साथ अपने मूल्यों के अनुसार सबसे ईमानदार निर्णय लिया। यही आत्म सम्मान की जड़ है। रोहित को ये अभ्यास काम आया। जब भी दिमाग पीछे लौटता, वो खुद को यही याद दिलाता। धीरे धीरे शोर कम। उसने महसूस किया कि आत्म विश्वास का मतलब हमेशा सही होना नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़ा होना है। लेखक यहां एक और चेतावनी देते, हैंकटिन फैसलों में दूसरों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश कर दें। इसका मतलब है कि आप ईमानदारी और करुणा के साथ सच कहें। रोहित ने भी यही किया। उसने अपना फैसला बताया, बहाने नहीं बनाए। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ समझे, लेकिन भीतर कोई टूटन नहीं हुई। इस पूरे हिस्से में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक शांत साहस बनकर उभरती है। चिल्लाने वाला साहस नहीं, बल्कि वो जो रात को चैन से सोने देता है। लेखक कहते हैं, जीवन में कुछ फैसले आपको ऊपर नहीं उठाते, लेकिन आपको सच्चा रखते हैं। और सच्चा रहना लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत है। रोहित अब ये समझ चुका था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ रोजमर्रा के तनाव या रिश्तों के लिए नहीं है। ये जीवन के सबसे भारी मोड़ों पर आपका हाथ पकड़ती है। फिर भी एक और सच्चाई बाकी थी। समय के साथ सब बदलता है, भावनाएं भी, लोग भी, आप भी। तो सवाल ये है, क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्थायी होती है या इसे बार बार सीखना पड़ता है? यही सवाल आगे की यात्रा को और गहराई देने वाला था। रोहित को अब ये भ्रम नहीं रहा था कि उसने कुछ सीख लिया है और बात खत्म हो गई। उल्टा, जितना उसने समझा, उतना ही साफ दिखने लगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई मंजिल नहीं है। ये चलती हुई चीज है, जैसे सांस, जैसे चलना। आप एक बार सीख लेते हैं और फिर जिंदगी भर करते रहते हैं। लेखक यहीं पर एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं कि भावनात्मक समझ कोई स्थायी उपलब्धि नहीं है। अगर आप इसे जीना बंद कर दें, तो ये धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। लेखक कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि अब मैं परिपक्व हो गया हूं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जिंदगी नई परिस्थितियां लाती है और हर नई परिस्थिति पुराने ट्रिगर को नए रूप में जगा देती है। नई नौकरी, नया रिश्ता, नया डर, नया नुकसान। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर बार नए सिरे से मांगी जाती है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। ये आपको जड़ नहीं बनने देती। रोहित ने ये बात तब महसूस की जब कुछ महीनों बाद वही पुरानी बेचैनी एक नए रूप में लौटी। इस बार वजह अलग थी, लेकिन भावना जानी पहचानी। पहले वो घबरा जाता, अब उसने खुद से कहा, अच्छा तुम फिर आए हो, चलो देखते हैं इस बार क्या सिखाने आए हो। लेखक कहते हैं, यही बदलाव है। भावना अब दुश्मन नहीं रही, शिक्षक बन गई। इस हिस्से में लेखक अभ्यास की बात करते हैं, लेकिन किसी रूटीन की तरह नहीं। वो कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास जीवन में घुला होना चाहिए। कभी आप अच्छे से संभाल लेंगे, कभी चूक जाएंगे। फर्क बस इतना है कि अब आप चूक को पहचान लेंगे, और पहचान ही सुधार की शुरुआत है। लेखक एक और गहरी बात रखते हैं, समय के साथ हमारी भावनात्मक जरूरतें बदलती हैं। जो चीज 20 साल की उम्र में हमें प्रेरित करती थी, वही 40 में खोखली लग सकती है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते, तो भीतर और बाहर के जीवन में दूरी बढ़ने लगती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये साहस देती है कि हम अपने ही पुराने उत्तरों पर सवाल उठा सकें। रोहित ने खुद को इसी सवाल में पाया। कुछ लक्ष्य जो कभी बहुत मायने रखते थे, अब उतने जरूरी नहीं लग रहे थे। पहले वो खुद को दोष देता, अब उसने इसे बदलाव माना। लेखक कहते हैं, परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वही चाहें, बल्कि ये कि आप बदलती चाह को ईमानदारी से देख सकें। इस हिस्से में लेखक सीखने और उम्र के रिश्ते की भी बात करते हैं। वो कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उम्र से अपने आप नहीं आती। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भीतर वही पुराने पैटर्न रहते हैं, और कुछ लोग हर अनुभव से कुछ सीख लेते हैं। फर्क अनुभव की संख्या का नहीं, अनुभव से रिश्ते का होता है। रोहित को ये बात अपने आस पास साफ दिखने लगी। कुछ लोग हर मुश्किल के बाद कड़वे हो जाते थे, कुछ लोग नरम। लेखक कहते हैं, कड़वाहट तब आती है जब भावना को दबाया जाता है। समझ तब आती है
जब भावना को महसूस करके छोड़ा जाता है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब हर समय संतुलित रहना है। कभी कभी आप असंतुलित होंगे। फर्क बस ये है कि अब आप उस असंतुलन में खो नहीं जाएंगे। आप जानेंगे कि ये अस्थायी है, और यही जानना आपको डूबने से बचा लेता है। रोहित को ये सबसे ज्यादा तब समझ आया जब उसने खुद को फिर से थका हुआ पाया। इस बार उसने खुद को जज नहीं किया। उसने पूछा, मैंने क्या ज्यादा उठा लिया है? कहां मुझे रुकना चाहिए? लेखक कहते हैं, खुद से सही सवाल पूछना भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। इस पूरे हिस्से में एक भाव गहराता जाता है। जीवन एक स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि बहती नदी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको तैरना सिखाती है, किनारा पकड़कर खड़े रहना नहीं। कभी पानी तेज होगा, कभी शांत, लेकिन आप बहाव से लड़ने की बजाय उसके साथ चलना सीखते हैं। रोहित अब ये मान चुका था कि उसे हर दिन बेहतर होने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार रहने की जरूरत है, अपनी भावना के साथ, अपने बदलाव के साथ। यही ईमानदारी उसे कठोर नहीं, लचीला बना रही थी। और यहीं से एक और सवाल धीरे धीरे उभरने लगा। जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक आजीवन अभ्यास है, जब हम बदलते रहते हैं, तो आखिर इसका अंतिम असर क्या है? ये हमें किस तरह का इंसान बनाती है सालों बाद? यही सवाल आगे की यात्रा को उस जगह ले जाने वाला था जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता जीवन के अर्थ से जुड़ने लगती है। रोहित अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई एक बड़ा मोड़ नहीं दिखता। उसे छोटे छोटे पल दिखते हैं। वो पल जहां उसने खुद को रोका, वो पल जहां उसने सुना, वो पल जहां उसने सच कहा, भले ही आवाज थोड़ी कांप रही हो। लेखक यहीं पर एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात रखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको कोई अलग इंसान नहीं बनाती, ये आपको वही इंसान बनने में मदद करती है जो आप भीतर से हैं। लेखक कहते हैं, हम अक्सर जीवन का अर्थ बाहर ढूंढते हैं, उपलब्धियों में, पहचान में, तालियों में, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अंदर की तरफ मोड़ती है। वहां कोई बड़ा नारा नहीं मिलता, बस एक साधारण सच्चाई मिलती है। मैं अपने अनुभवों के साथ कैसा रिश्ता रखता हूं? क्या मैं उनसे भागता हूं या उन्हें समझकर आगे बढ़ता हूं? रोहित को ये बात तब गहराई से लगी जब उसने महसूस किया कि अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती। कुछ बातें वो छोड़ देता है, कुछ लोगों को वो माफ कर देता है, बिना ये साबित किए कि वो गलत थे। लेखक कहते हैं, माफी दूसरों के लिए नहीं होती, अपने बोझ को हल्का करने के लिए होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यही हल्कापन सिखाती है। इस हिस्से में लेखक करुणा की बात करते हैं, कंपैशन, लेकिन इसे किसी नैतिक ऊंचाई पर नहीं रखते। वो कहते हैं, करुणा तब आती है जब आप खुद के प्रति कठोर होना छोड़ देते हैं। जो इंसान खुद को हर गलती पर सजा देता है, वो दूसरों को भी सजा देता है, और जो खुद के साथ नरम हो जाता है, वो दुनिया के साथ भी नरम हो जाता है। रोहित ने यह बदलाव खुद में देखा। पहले वो जल्दी चिढ़ जाता था, अब उसे सामने वाले की थकान दिखने लगती थी। लेखक यहां एक और सूक्ष्म फर्क बताते हैं, खुशी और संतोष का। खुशी पल भर की होती है, आती जाती है। संतोष गहरा होता है, शांत होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता खुशी का वादा नहीं करती, लेकिन संतोष की संभावना बढ़ा देती है, क्योंकि अब आप अपनी भावना से लड़ नहीं रहे होते, आप उनके साथ जी रहे होते हैं। रोहित को यह बात एक साधारण शाम में महसूस हुई। कोई खास उपलब्धि नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं, बस घर, चाय और बातचीत, और भीतर एक सुकून। पहले उसे लगता था कि ऐसा सुकून कुछ खास होने पर ही आएगा। अब वो समझ रहा था कि खास होना जरूरी नहीं, उपस्थित होना जरूरी है। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको जीवन की गति के साथ तालमेल सिखाती है। हर दिन तेज नहीं होता, हर साल ऊपर नहीं जाता। कुछ दौर रुकने के होते हैं, कुछ सहने के। और जब आप ये मान लेते हैं, तो आप खुद को असफल नहीं मानते, आप खुद को इंसान मानते हैं। इस हिस्से में लेखक मृत्यु, हानि और समय की सीमितता की भी हल्की सी झलक देते हैं। डराने के लिए नहीं, स्पष्ट करने के लिए। वो कहते हैं, जब आप जानते हैं कि समय सीमित है, तो आप भावनाओं को दबाकर नहीं जीते। आप जरूरी बातों को टालते नहीं,
आप लोगों को सुने बिना जाने नहीं देते। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अर्जेंसी नहीं, क्लैरिटी देती है। रोहित को याद आता है कि पहले वो कितनी बातें बाद में के लिए छोड़ देता था। अब वो छोटे छोटे मौके पकड़ लेता है। एक कॉल, एक माफी, एक धन्यवाद। लेखक कहते हैं, यही छोटे भाव जीवन को बड़ा बनाते हैं। इस पूरे हिस्से में भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी कौशल से ज्यादा एक दृष्टि बन जाती है। आप दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। कम दुश्मन, ज्यादा इंसान। कम शोर, ज्यादा अर्थ। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन सच्चा हो जाता है। रोहित अब ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिला। वो पूछता है, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। और यही सवाल उसे हर दिन थोड़ा बेहतर नहीं, बल्कि थोड़ा सच्चा बना रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे इंसान भीतर से स्थिर होता है, बाहर की दुनिया उससे एक और सवाल पूछती है। अब जब तुम्हें समझ आ गई है, अब जब तुम्हें दिखने लगा है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए भी? यही सवाल आगे की यात्रा को उस आखिरी पड़ाव की ओर ले जाने वाला है, जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ समझ नहीं। रोहित को अब ये साफ दिखने लगा था कि समझ अपने आप में अंत नहीं है। समझ अगर वहीं रुक जाए तो वो बस निजी सुकून बनकर रह जाती है। लेखक यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक और, शायद सबसे भारी रूप में रखते हैं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो जगह है जहां ज्ञान आरामदेह नहीं रहता, बल्कि आपसे कुछ मांगने लगता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं कैसा महसूस करता हूं, बल्कि ये बन जाता है कि मेरी समझ से दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। लेखक कहते हैं, जैसे जैसे आपकी भावनात्मक समझ बढ़ती है, वैसे वैसे आपके प्रभाव का दायरा भी बढ़ता है। आप चाहें या न चाहें, लोग आपको देख रहे होते हैं। आपके शब्द, आपकी चुप्पी, आपकी प्रतिक्रिया, सब कुछ किसी न किसी को दिशा दे रहा होता है। और यहीं एक बहुत सच्ची बात सामने आती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तटस्थ नहीं होती। या तो वो जोड़ती है या तोड़ती है। रोहित ने ये बात तब महसूस की जब एक जूनियर ने उससे कहा, आपकी वजह से मैं बोल पाया। ये सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही डर भी लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी लापरवाही भी किसी को चुप करा सकती है। लेखक कहते हैं, यही वो पल होता है जब इंसान समझता है कि अब मासूम नहीं रहा। अब उसे अपने असर का हिसाब रखना होगा। इस हिस्से में लेखक मेंटरशिप की बात करते हैं, लेकिन किसी औपचारिक भूमिका के रूप में नहीं। वो कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी का मेंटर होता है, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो। बच्चे बड़ों को देख रहे हैं, नए लोग पुराने को, कमजोर मजबूत को। सवाल ये नहीं कि आप मेंटर हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या सिखा रहे हैं। डर या साहस, चुप्पी या ईमानदारी। रोहित को याद आया कि कैसे उसने एक बार गुस्से में किसी को झिड़क दिया था और वो इंसान कई हफ्तों तक शांत रहा। तब उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि एक पल की भावना किसी और के आत्मविश्वास पर लंबी छाया डाल सकती है। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यही संवेदनशीलता देती है कि सामने वाला सिर्फ उस पल का इंसान नहीं है, बल्कि आगे का भी है। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं, अन्याय और करुणा का संतुलन। बहुत से लोग सोचते हैं कि भावनात्मक समझदार इंसान बस नरम होता है, लेकिन लेखक कहते हैं, असली करुणा कभी कभी सख्त भी होती है। किसी को उसकी गलती दिखाना, सीमा तय करना, सच कहना, ये सब करुणा के ही रूप हैं, अगर इरादा सुधार का हो, अपमान का नहीं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये पहचान सिखाती है कि कब नरमी जरूरी है और कब स्पष्टता। रोहित ने इसे खुद पर आजमाया। एक बार उसने किसी के खराब व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि समझदारी यही है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने उस व्यवहार को वैध बना दिया। लेखक कहते हैं, हर बात सह लेना समझदारी नहीं है। कभी कभी सही प्रतिक्रिया न देना भी भावनात्मक गैर जिम्मेदारी होती है। इस हिस्से में लेखक सामाजिक संदर्भ भी लाते हैं। वो कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ निजी या पेशेवर दायरे तक सीमित नहीं रहती। ये समाज में भी दिखती है।
हम असहमति कैसे जताते हैं, भीड़ में कैसे बर्ताव करते हैं, कमजोर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक भावनात्मक रूप से परिपक्व समाज वो होता है जहां ताकत का इस्तेमाल दबाने के लिए नहीं, संभालने के लिए किया जाता है। रोहित को ये बात रोजमर्रा की छोटी घटनाओं में दिखने लगी। सड़क पर, लाइन में, सोशल मीडिया पर। लोग भावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन समझ से खाली। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक रूप है भावनात्मक साक्षरता, यानी भावना को पहचानना ही नहीं, उसे सही भाषा और सही मंच देना। हर गुस्सा चिल्लाने के लिए नहीं होता, हर दुख दिखावे के लिए नहीं होता। लेखक यहां एक बहुत सूक्ष्म चेतावनी देते हैं। जब आप भावनाओं को समझने लगते हैं तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि अब आप सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता दूसरों को बदलने का औजार नहीं है, ये साथ चलने की क्षमता है। रोहित ने यह तब समझा जब उसने किसी की मदद करने की कोशिश में उसे और दबा दिया। इरादा अच्छा था, असर भारी। लेखक कहते हैं, मदद तब मदद होती है जब सामने वाला तैयार हो। इस हिस्से में लेखक थकान की भी बात करते हैं। कंपैशन फटीग, लगातार समझना, सहानुभूति रखना, जिम्मेदारी उठाना थका सकता है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अहम हिस्सा है खुद की सीमा पहचानना। आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, और ये मान लेना भी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। रोहित ने अब ये स्वीकार कर लिया था कि उसे हर जगह सही बनने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार रहने की जरूरत है। जहां असर है वहां सावधानी, जहां सीमा है वहां रुकना। लेखक कहते हैं, यही संतुलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बोझ नहीं, सेवा बनाता है। इस पूरे हिस्से में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक निजी यात्रा से निकलकर सामाजिक भूमिका बन जाती है। अब यह सवाल नहीं कि मैं कैसा इंसान हूं, बल्कि यह है कि मेरे होने से दूसरों को कैसा महसूस होता है। और यह सवाल आसान नहीं है। ये रोज रोज खुद से पूछा जाता है। रोहित अब समझ चुका था कि समझ आ जाना राहत देता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना वजन देता है, और शायद यही वजन इंसान को गहराई देता है। फिर भी एक आखिरी सवाल बाकी था। जब सब कुछ समझ में आ जाए, जब आप जिम्मेदारी भी उठा लें, तब अंत में बचता क्या है? क्या कोई निष्कर्ष होता है, या बस यात्रा चलती रहती है? यही सवाल उस आखिरी पड़ाव की ओर इशारा करता है, जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी किताब की सीख नहीं, जीवन की चुप सच्चाई बन जाती है। रोहित अब किसी मोड़ पर खड़ा नहीं था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मंजिल पर पहुंच गया है, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रास्ता ही अब उसका घर बन गया है। पहले हर सीख एक सीढ़ी लगती थी, एक के बाद एक ऊपर चढ़ते जाने की कोशिश। अब वो सीढ़ियां नहीं गिनता था, वो बस चल रहा था। और शायद यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आखिरी, सबसे शांत रूप था, चलते रहना, बिना खुद को साबित किए। लेखक इस अंतिम हिस्से में कोई नया फ्रेमवर्क नहीं देते, कोई नया टूल नहीं पकड़ाते। वो कुछ जोड़ते नहीं, बल्कि बहुत कुछ हटा देते हैं। भ्रम, जल्दबाजी, कठोरता, दिखावा। वो कहते हैं, अगर आपने अब तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सच में जिया है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जीवन को जीतना नहीं होता, उसे संभालना होता है। और संभालना भी ऐसे नहीं जैसे कोई भारी बोझ उठाया जा रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे किसी नाजुक चीज को थाम लिया गया हो। रोहित को अब यह साफ दिखने लगा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं थीं। बाहर तो बस हालात थे। असली लड़ाई भीतर थी। हर बार जब कोई भावना आती थी और वो तय करता था कि अब क्या करना है, पहले वो भावना से डरता था, फिर उसने उसे समझना सीखा। अब वो उसे सम्मान देने लगा था। गुस्सा आता था, लेकिन वो दुश्मन नहीं लगता था। डर आता था, लेकिन वो रास्ता दिखाने वाला साइन बन गया था। उदासी आती थी, लेकिन वो अंधेरा नहीं, ठहराव बन गई थी। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आखिरी फल है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। लेकिन ये हार मानने वाली स्वीकृति नहीं है। ये वो स्वीकृति है जिसमें आप कहते हैं, हां, जीवन ऐसा ही है, अधूरा, अनिश्चित, कभी कभी भारी, और मैं फिर भी इसमें उपस्थित रहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम शांति से जिएंगे। लेखक कहते हैं, नहीं,
शांति तब आती है जब आप ये मान लेते हैं कि सब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। रोहित ने ये बात एक साधारण सुबह में महसूस की। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, कोई संकट भी नहीं, बस रोज की तरह उठना, चाय बनाना, खिड़की से बाहर देखना। पहले ऐसे पल उसे खाली लगते थे, अब उनमें एक भराव था, क्योंकि वो पल से लड़ नहीं रहा था, वो वहां था। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें वर्तमान में रहना सिखाती है, ना पछतावे में, ना कल्पनाओं में। इस अंतिम हिस्से में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको बेहतर इंसान नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा सच्चा इंसान बनाती है। बेहतर होने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, सच्चा होने में थकान कम होती है, क्योंकि अब आप हर भावना को सजाकर पेश नहीं करते। आप कहते हैं, आज मैं मजबूत नहीं हूं, आज मैं उलझा हूं, और यही स्वीकार आपको नकली ताकत से बचा लेता है। रोहित को याद आया कि पहले वो हर बात में सुधार ढूंढता था, हर भावना को ठीक करना चाहता था। अब उसने कुछ भावनाओं को वैसे ही रहने देना सीख लिया था। हर दुख का मतलब कुछ बड़ा नहीं होता, हर खुशी का मतलब कुछ स्थायी नहीं होता। लेखक कहते हैं, भावनात्मक परिपक्वता का एक बड़ा हिस्सा है भावनाओं को उनका स्वाभाविक समय देना। लेखक इस जगह रिश्तों की ओर फिर से लौटते हैं, लेकिन एक अलग नजर से। वो कहते हैं, जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं तो आपके रिश्ते कम हो सकते हैं, लेकिन गहरे हो जाते हैं। आप हर किसी से सब कुछ साझा नहीं करते, आप सही लोगों से सही बातें करते हैं, और इसमें कोई अपराधबोध नहीं होता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सीमा प्रेम की दुश्मन नहीं है, उसका आधार है। रोहित ने यह बात तब महसूस की जब उसने कुछ रिश्तों से दूरी बनाई। पहले उसे लगता था कि वो स्वार्थी हो रहा है, अब उसे लगा कि वो ईमानदार हो रहा है। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें ये सिखाती है कि हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं, लेकिन किसी को कुचलकर आगे बढ़ना भी जरूरी नहीं। बीच का रास्ता ही मानवीय रास्ता है। इस अंतिम हिस्से में लेखक मृत्यु और समय की सीमितता की बात और साफ करते हैं, डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। वो कहते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि समय सीमित है, तो आप भावनाओं को दबाने का जोखिम नहीं लेते, आप जरूरी बातचीत टालते नहीं, आप माफी को अहंकार से ऊपर रखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यहां साहस बन जाती है, जीने का साहस अधूरेपन के साथ। रोहित को यह बात तब समझ आई जब उसने किसी अपने को खोया। पहले ऐसे दुख में वो खुद को संभालने की कोशिश करता था, इस बार उसने खुद को टूटने दिया, रोया, चुप रहा, और अजीब बात यह थी कि वो टूटकर भी टूटा नहीं। लेखक कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह भरोसा देती है कि हम महसूस करके भी बिखरेंगे नहीं। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब हमेशा सकारात्मक रहना है। नहीं, कई बार नकारात्मक भावना ही सबसे ईमानदार होती है। दुख, गुस्सा, निराशाएं सब संकेत हैं कि कुछ मायने रखता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इन भावनाओं को हटाती नहीं, उन्हें दिशा देती है, ताकि वे आपको कड़वा न बनाएं, बल्कि गहरा बनाएं। रोहित अब ये समझ चुका था कि जीवन में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, और ये ठीक है। पहले वो जवाब ढूंढने में बेचैन रहता था, अब वो सवालों के साथ रह सकता था। लेखक कहते हैं, यही परिपक्वता है, निश्चितता के साथ दोस्ती। इस आखिरी हिस्से में लेखक बार बार एक ही भाव को अलग अलग तरीकों से छूते हैं, नरमी, सॉफ्टनेस। दुनिया हमें सख्त होने के लिए तैयार करती है, तेज, मजबूत, न झुकने वाला। लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें एक अलग ताकत दिखाती है, नरमी की ताकत, जो टूटती नहीं बल्कि समायोजित हो जाती है, जो हमला नहीं करती बल्कि समझती है। रोहित को ये नरमी अब कमजोरी नहीं लगती थी, उसे लगता था यही वो चीज है जो उसे इंसान बनाए रखेगी जब दुनिया उसे मशीन बनाना चाहेगी। काम के दबाव में, रिश्तों की उलझन में, समाज के शोर में, ये नरमी उसे याद दिलाती थी कि वो सिर्फ भूमिका नहीं है, इंसान है। लेखक इस किताब का अंत किसी बड़े निष्कर्ष से नहीं करते, वो कोई अब ये कर लो वाली सूची नहीं देते। वो बस एक एहसास छोड़ते हैं कि अगर आपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझा है, तो आपकी जिंदगी शायद बाहर से बहुत नहीं बदलेगी,
वही काम, वही रिश्ते, वही चुनौतियां, लेकिन भीतर का अनुभव बदल जाएगा। और वही असली बदलाव है। रोहित अब पीछे देखकर मुस्कुराता था, उन पलों पर भी जहां वो चूका, क्योंकि अब उसे पता था कि चूकना सीख का दुश्मन नहीं है। उसे यह भी पता था कि वो फिर चूकेगा, और ये जानकर भी उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके पास खुद के साथ रहने की क्षमता थी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अंत में आपको यही देती है, अपने साथ रहने की क्षमता, बिना खुद से भागे, बिना खुद को साबित किए, बिना हर दिन बेहतर बनने के दबाव के, बस सच्चे रहने का साहस। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है, कि जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप उन्हें समझकर, सम्मान देकर जीने लगते हैं, तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो। वो एक अनुभव बन जाता है जिसे महसूस करना है, जीना है। रोहित अब ये नहीं पूछता कि उसने क्या हासिल किया, वो पूछता है, आज मैं कितना उपस्थित रहा, कितना ईमानदार रहा, कितना मानवीय रहा। और जब वो इन सवालों के साथ सोने जाता है, तो जवाब हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मन शांत होता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक किताब की सीख से निकलकर जीवन की चुप सच्चाई बन जाती है। कोई घोषणा नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक निरंतर गहरी मानवीय यात्रा जो हर दिन हर भावना के साथ आगे बढ़ती रहती है।